हम आज पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह अपन कल अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। लेकिन विद्युत अपघटन क्या ये नियम पढ़े थे, फैराडे के नियम पढ़े थे, दो नियम पढ़े थे। हमने उसमें जानने का प्रयास किया कि किस तरह अपन बैटरी के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी का रिएक्शन हो रही है या दूसरी एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी विलीनों में चालकत्व किससे कहते हैं और ये क्या होता है। देखिएगा, देखो धात्विक चालक होते हैं वैसे ही आपके विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। मैंने आपको इस बारे में पहले बता दिया। मतलब चालक जिसमें धारा पड़ा होगा, चालक धातुओं में भी चालक धारा पड़ा होता है और आपके विलीनों में होता है। जिसमें धातुओं में होता है उनको बोलते हैं धात्विक चालक। यदि विलयन है उसमें कोई आपका कोई पदार्थ घुला हुआ है तो उसके मुक्त आयन बने हुए हैं, तो मुक्त आयन की वजह से भी उनमें चालकता का गुण आता है, तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। एक धात्विक चालक, एक हो गया विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक में अपन चालकत्व मतलब किस तरह आपके चालकता गुण होता है उसको समझने के लिए अपन कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ओम का नियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे अपन प्रतिरोधकता क्या होता है, या पहले पढ़ लेंगे चालकता क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे तीसरा प्रतिरोधकता क्या होता है, या के दो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तीसरा चौथा है आपके विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है। फिर पढ़ेंगे अपन सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है। फिर पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या होती है। फिर पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, ठीक है। ये सभी अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। ये है क्या, इनको समझेंगे तो अपन समझ पाएंगे विद्युत अपघटनी विलीन में चालकत्व कैसे होता है, किस तरह क्या होता है। बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा है उसी का ही थोड़ा इसी में आपने बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो फिजिक्स से कुछ मिलते जुलते हैं, समझते हैं क्या होता है। पहले बात करते हैं ओम का नियम, जिसे बोलते हैं ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है देखिएगा, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम आपने पढ़ा भी है कि किसी जो विद्युत अपघटनी विलयन है उसमें जो प्रवाहित धारा होती है वो रेजिस्टेंस से क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आपके जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी। जैसे मान लीजिए आपके मार्ग में आपको चलना है, आप बिना यदि आपका मार्ग साफ हुआ तो आप अच्छे से तेजी से चल पाएंगे, मतलब आपका वेग ज्यादा है, ठीक है, आसानी से चल जाओगे। उसी यदि मार्ग में कांटे पीछे हो तो आपके मार्ग में आपके कांटे आगे तो आप चल नहीं पाओगे। वही कंसेप्ट वहां पर है, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितने मार्ग में कांटे होंगे उतना आप धीमे चल पाओगे, उतनी आपकी धारा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको अपन देखते हैं तो अपन बोलेंगे V बराबर IR, V बराबर IR, ठीक है, या I is proportional inversely proportional to R, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं I is inversely proportional to R, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी। V बराबर IR, ये आपका ओम का नियम, ठीक है। यहाँ पर V है जो विभवांतर है, V को अपन विभवांतर के रूप में डिफाइन करेंगे। V को अपन विभवांतर के रूप में डिफाइन करेंगे तो देखिएगा विभवांतर V है, विभवांतर है, इसका मतलब होता है वोल्ट में आते हैं इसको वोल्ट V, वोल्ट कह देंगे। I धारा है, इसको अपन मापते हैं एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। R है प्रतिरोध, उसका होता है ओम, इसका प्रतीक होता है ये ओम का प्रतीक है, ठीक है। ये तो ये आपका ओम का नियम है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं चालकता। वापस बता रहा हूँ ओम का नियम क्या है। किसी विद्युत अपघटनी, आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक आपके पात्र है उसमें जल भरा हुआ है, कोई आपका विलायक है उसमें आपका पदार्थ घुला हुआ है, या गलित अवस्था में कोई पदार्थ है, पदार्थ मतलब विद्युत अपघट्य है जो अपने आयनों में टूट चुका है, ठीक है, उसको लेकर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, अब मैं कह रहा हूँ उस पर आपकी बैटरी जुड़ी हुई है, बात आपके दिमाग में रहे, ये सब बात बता रहा हूँ उस केस में। अब मैं कह रहा हूँ जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम रहेगी,
ठीक है। अब प्रतिरोध ज्यादा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उतनी धारा कम बहेगी, ये ओम का नियम है। इसमें आपका नियम क्या हो गया, तो V is I is inversely proportional to R, तो I बराबर होगा V upon R, और तो V बराबर IR मैंने कह दिया है। विभवांतर है V, इसको वोल्ट में मापते हैं, I धारा है उसको अपन एम्पियर में मापते हैं, और आपके प्रतिरोध है उसे अपन ओम के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चालकता। चालकता है C। चालकता से देखो अलग 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 रूप से जो डिफाइन किया गया है, मैं आपको अलग बता रहा हूं, उसमें थोड़े आप उसमें नहीं जाएं कि जो आपके समझ ले शब्दों की क्या है। चालकता होता है C। किसे कहते हैं चालकता, समझते हैं, इनको आपस अपन बात कर लेंगे और आपस देख लो, ये देख लेते हैं। चलो चालकता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता को अपन डिफाइन करते हैं C से, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे बोलते हैं चालकता। मतलब C बराबर होगा, C जो आपके चालकता है 1/R। R है प्रतिरोध को अपन ओम में, मैंने बताया था प्रतिरोध को अपन R से डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ओम है, तो 1/R। 1/R मतलब R की इकाई क्या ओम है, तो इसकी इकाई क्या होगी, C की इकाई क्या होगी, C की इकाई हो जाएगी आपके ओम इनवर्स, या इसको ऐसे लिख दो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इस ओम इनवर्स को बोलते हैं मो, क्या बोलते हैं मो, और या बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं साइमन, ठीक है। साइमन के दो, चाहे मो के दो, चाहे ओम इनवर्स के दो, बात इसकी एक ही है, ठीक है। अपन ये C चालकता की इकाई हो गई, जिसे अपन क्या कैसे डिफाइन किया कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, जिसे अपन C से व्यक्त करते हैं। तो 1 आपका ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R के दिया, R की इकाई ओम है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स कह दो, तो ओम इनवर्स में कह देंगे, तो क्या ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं या साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका चालकता हो गया। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता क्या होता है, देखिए जो हो गया उसको बराबर कर देते हैं, दो बिंदु हो गए आपके, ठीक है, ठीक है। तीसरा है प्रतिरोधकता, किसे कहते हैं, क्या होता है, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो दो कारकों को निर्भर करता है, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा। किसी चालक का जो प्रतिरोध R होता है वो उस चालक की लंबाई L के होता है समानुपाती, क्या होता है समानुपाती होता है, समीकरण 1 के दो में इसको। दूसरी बात, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट, जैसे मान लो ये है तो ये इसका अनुप्रस्थ काट है, मोटाई इसकी अनुप्रस्थ काट, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दो कारकों पर निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। चालक का जो प्रतिरोध होता है का प्रतिरोध जो होता है वो दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, एक तो चालक की लंबाई L पे और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन दो कारकों पर निर्भर करता है। अब मैं समीकरण 1 और 2 से देखूं तो क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R बराबर हो जाएगा, जब कोई को आपके समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट बोल दिया रो L/A। अब देखिए यहाँ पर रो है वो आपका समानुपाती स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं RHO रो कहते हैं, इसका प्रतीक ये है, ठीक है, इसमें प्रतीक है ये रो, ठीक है। अब देखो अब मुझे रो को R के रूप में, ये भी प्रतिरोध है ये भी प्रतिरोध है, दोनों प्रतिरोध ही है, इसको प्रतिरोध सामान्य रूप में इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता के दो बात एक ही है, प्रतिरोधकता या उसको बोल दो आपके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं रो आपके विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब देखो अपन रो है जो अब ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध बराबर कब होगा, जब चालक की लंबाई मान लो मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर हो और इसका एक क्षेत्रफल क्या होती है स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, तो इसका यदि मान लो मैं कह दूं कि आपके जैसे यही कर लेते हैं कि L बराबर आपका हो 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, A बराबर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अपन ऐसे केस में ये भी एक और ये भी एक, तो R बराबर क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, ठीक है, R बराबर रो हो गया। तो किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो ऐसी दशा में चालक का प्रतिरोध ही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे अपन प्रतिरोधकता भी कहते हैं।
ठीक है। तो आप समझ गए अब इसकी इकाई क्या होगी, तो रो की इकाई निकालनी, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो तो एक उधर भेज दें, तो रो बराबर क्या हो जाएगा r इंटू ए बाई एल, r इंटू ए बाई एल। r की इकाई क्या है ओम, ठीक है, और इसका है आपका ये मीटर स्क्वायर कह दो, और ये मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर आपको मीटर मान ले तो मीटर स्क्वायर कह दो, इसको मीटर कह दो, तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया रो बराबर ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, इसकी इकाई हो गई। रो की क्या ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर कह दो, ठीक है। ये आपका हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। वापस बताता हूं क्या होता है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक बेलन है, जैसे मान लेते हैं इसका अनुप्रस्थ काट मतलब जैसे तार है, तार का अनुप्रस्थ काट मतलब क्या उसकी मोटाई कितनी है ना, उसकी मोटाई कितनी है, इसकी ये मोटाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो ये सेंटीमीटर कह दो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो एक मतलब सेंटीमीटर क्यूब, एक तरह से अपन आयतन माने, जैसे लंबाई भी हो गई और क्षेत्रफल चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, तो पूरा सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन हो गया। मतलब आप कह दो कि जो आपकी इकाई आयतन में जो चालक का प्रतिरोध होगा उसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे समझ गए, R समानुपात में L अपॉन है, तो R बराबर रो L अपॉन है, रो चालक का प्रतिरोध है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो R रो का मान निकालेंगे तो रो बराबर क्या होगा R इंटू ए बटे में L, R इंटू ए बटे में L। अब R क्या इकाई ओम है, A का मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, कैंसिल हो गया, ओम इंटू मीटर आपके रो की गई आ गई, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के दो आपके ना विशिष्ट चालकता पर बात कर लेते हैं, क्या होता है देखिएगा, ये किसे कहते हैं। देखो अपन ने क्या बोला कि चालकता होती है, वो क्या होती है चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे अपन कहते हैं चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, ठीक है। अच्छा ऐसे केस में अपन ने क्या बोला 1/r बराबर c, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, विशिष्ट चालकता क्या होगी, तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या कह देंगे अपन 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब देखो विशिष्ट चालकता को अपन डिफाइन करते हैं कप्पा, कप्पा से अपन यूज करते हैं कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है, कप्पा से यूज करते हैं अपन कप्पा। कप्पा बराबर क्या होगा 1 रो, रो क्या विशिष्ट रो है। अच्छा रो का मान क्या निकाला अपन, अभी निकाला था, आपको याद नहीं है तो सिंपल कर लें, r बराबर रो l अपॉन a, तो रो का मान क्या होगा r इंटू ए बाई एल, r इंटू ए बाई एल। तो ये मान यहाँ रखेंगे तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, रो की जगह r इंटू ए बाई एल, एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कप्पा, क्या हो गया कप्पा, ठीक है। अब देखो इसको अपन डिफाइन करें, अब देखो अच्छा अपन जानते हैं कि ये कप्पा है, ठीक है, तो इसकी इकाई क्या बनेगी, कप्पा की इकाई, कप्पा की जो इकाई है वो क्या बनेगी, तो ये क्या लंबाई, लंबाई को मीटर कह दो, ठीक है। अच्छा r को ओम कह दो, ठीक है, इनटू ये क्या ओम क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर कह दो, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। अब ओम ऊपर भेजोगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, इनटू ये भी क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो कप्पा की इकाई क्या हो गई, कप्पा की इकाई क्या हो गई आपके, इकाई क्या हो गई ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो गई, ठीक है। ओम इनवर्स को अपन क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था, इसको आप मो भी कह सकते हो या साइमन भी कह सकते हो। साइमन को अपन एस से डिफाइन करते हैं, तो मैं कप्पा की इकाई को कह सकता हूँ साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स कह दो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दो m माइनस, बात वही है, इंग्लिश में होता है साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, या मो मीटर इनवर्स भी कह सकते हो, ठीक है, कप्पा की इकाई, ठीक है। अब एक आता है आपका, ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है जो वो आपका है सेल स्थिरांक, किसे कहते हैं सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है,
तो किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलते हैं? सेल स्थिरांक बोलते हैं। किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं सेल स्थिरांक। अब इसकी क्या होगी? लंबाई की क्या होती है? मीटर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? मीटर इनवर्स। क्या होगा? मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये सेल कांस्टेंट हो गया। मीटर इनवर्स क्या हो गया? मीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं अपन, सेल कांस्टेंट कप्पा में क्या संबंध है वो चालकता में संबंध क्या वो निकालते हैं एक बार, है ना। तो एक छोटा सा हेडिंग है, सब हेडिंग कर लेते हैं। हेडिंग के अंदर हेडिंग कर लेते हैं अपन कि कप्पा, इसे क्या बोल लेते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है। वह सेल कांस्टेंट में संबंध, सेल कांस्टेंट में संबंध क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। कप्पा जो है विशिष्ट चालकता वह सेल कांस्टेंट में संबंध क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो अपन जानते हैं कप्पा बराबर क्या होता है? 1/ρ, ठीक है। ρ क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे बोल लेते हैं विशिष्ट चालकता। वो क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसे अपन विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? मैंने बताया था ρ बराबर क्या होता है? R × A/L होता है, ठीक है। इस मान को अपन यहाँ रखेंगे तो क्या कहूँ मैं? R × A/L, तो L ऊपर आ जाएगा, तो ये L ऊपर आ गया, ठीक है। L ऊपर आ गया, ये 1 है, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/R × L/A लिख सकते हैं क्या? कोई बात दिक्कत नहीं है, ये है कप्पा, ठीक है। अब देखो 1/R क्या होता है? मैंने बताया था प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। उसको अपन मैंने C से डिफाइन किया था, तो मैं C कह सकता हूँ। इनटू L/A क्या होता है? L/A सेल कांस्टेंट, क्या है? सेल स्थिरांक कह दो, सेल कांस्टेंट। तो कप्पा क्या संबंध क्या हो गया? कप्पा बराबर C × सेल कांस्टेंट। कप्पा बराबर क्या हो गया? C × सेल कांस्टेंट। ये रिलेशन आ गया कप्पा में चालकता में, विशिष्ट चालकता और सेल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? चालकता भी विशिष्ट चालकता बराबर हो सकती है यदि सेल स्थिरांक मान कितना हो? इकाई हो। क्या हो? इकाई हो। इकाई मतलब लंबाई की 1 सेंटीमीटर 1 मीटर हो, या कह दो इसका मीटर स्क्वायर हो, 1 वर्ग मीटर कह दो, या 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ऐसी दशा में चालक की चालकता होगी, वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, ठीक है। ये हो गया आपके सेल स्थिरांक भी हो गया। अब बात करेंगे मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ये पूरा आप समझ गए होंगे सब जगह, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन मोलर चालकता। मोलर चालकता, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझ लीजिए, अपन जितनी बात करी है, चाहे चालकता के बारे में बात की है, ठीक है, चाहे आपके विशिष्ट प्रतिरोध बारे में बात की है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, या विशिष्ट चालकता पढ़ा है, ठीक है, या सेल स्थिरांक पढ़ा है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा, सब पढ़े हैं। ये सब बात के जनरली समझ लीजिए क्या बात है कि ये मान लो एक बर्तन है, एक पात्र है, ठीक है। पात्र में जिसे अपन बोल रहे थे विद्युत अपघटन टैंक कह रहे थे, ठीक है। इसमें आपके एक ये आपका इलेक्ट्रोड है, समझिए, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ये जितनी बात कर रहे थे ये तार से जुड़ा हुआ है, ये आपकी बैटरी है, पॉजिटिव सिरा, ये आपका नेगेटिव सिरा है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये विलियन है। देखिए समझ लीजिए बात को। अब देखो अपन बात कर रहे थे, जैसे अभी मान लो इसके बारे में बात कर रहे थे 1/R, ठीक है। क्या होता है 1/R? ये क्या कर रहे थे अपन? रो था, वो क्या था? R × A/L था, ठीक है, ठीक है। ये चला था क्या था आपका? कप्पा, और 1/ρ, तो इसका उल्टा L/R × A था, और ये आपका L/A था, ठीक है। ये सब पढ़ा था। ये क्या है? L क्या मतलब? लंबाई। किसकी लंबाई? चालक की लंबाई। यदि मान लो मैं कहूँ कि चालक है वो 1 सेंटीमीटर की तरह है, यदि मान लेता हूँ मैं कह दूँ 1 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये लंबाई मान लो ये इतना बड़ा शो किया मैंने, मान लो ये इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई है, ये मान लेते हैं। यदि मान लो ये एक इसी के रूप में मान लो इसका 1 सेंटीमीटर छोटा ले दे, इसको कर लो, ठीक है, ठीक है। तो
1 सेंटीमीटर मान लंबाई हो और 1 सेंटीमीटर इसका अनुपात चौड़ाई और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ये ऊंचाई मान लो तो ये हो और इनके बीच की दूरी हो वो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये जो लंबाई है वो आपके 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है वो आपके जैसे लंबाई और चौड़ाई, जैसे आपके मान लीजिए आपके चपटे में रूप में है तो एक ऐसे ऐसे रूप में है, गोल है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये दूरी बीच में वो भी 1 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे केस में चालकता होगी उसे अपन ऐसे केस चालकता होगी उसे बोलेंगे विस्थालकता बोल देंगे, ठीक है। चालकता है तो प्रतिरोध जिसका कितना हो रहा है इसका कितना है तो चालकता प्रतिरोध आ जाएगा, उस चालकता निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अब सुनिए समझिए, अब देखो यदि अब बात एक आ रही है मोलर चालकता, इसे बोलते हैं लैम्डा एम, लैम्डा एम। यदि उसमें जो विद्युत अपघटक डाला हुआ है, यदि उस विद्युत अपघटक का 1 मोल घुला हुआ है, कितना मोल घुला हुआ है 1 मोल घुला हुआ है, तो इसकी चालकता जो भी आएगी उसे क्या बोलेंगे मोलर, नाम से स्पष्ट है मोलर चालकता। इसको लैम्डा एम चालकता जो भी है, चालकता कौन सी विषयलता जो कप्पा है वही लैम्डा एम है, लेकिन जो सांद्रता क्या हो मोलरता रूप में हो, तो मोलरता कैपिटल एम इनटू 1000 आ जाएगा ऊपर n अपॉन v, v आपका आयतन आप ml में हो तो लीटर में 1000 बार लग जाएगा, तो ये हो गया मोलरता m। तो लैम्डा बराबर हो गया कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, ये m आ गया आपके मोलरता जो सांद्रता है, सांद्रता जो कि आपके सांद्रता है वो आपको मोलरता रूप में, यदि 1 मोल घुला हुआ है तो उसे बोलेंगे मोलर चालकता। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटक पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ हो तो ऐसी दशा में जो विलयन की चालकता होगी उसे चालकता क्या बोलेंगे अपन मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा m बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। इकाई क्या होगी, कप्पा इकाई अपन जानते ही हैं, कप्पा इकाई क्या होती है L, कप्पा बराबर क्या होता है आपके जानते हैं L अपॉन R इनटू A। L का है आपका मीटर और ये आपका है ओम और ये आपका है आपके ओम मान मीटर मान लो, सेंटीमीटर कह दो, ये सेंटीमीटर और इसको बोल दो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके कप्पा की इकाई होगी, ठीक है। फिर इकाई रख देते हैं अपन, लैम्डा एम की इकाई क्या होगी, कप्पा इकाई क्या है, कप्पा इकाई है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। इसकी इकाई है नहीं, मोलर इकाई क्या होगी मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर तो लीटर ऊपर आ जाएगा, लीटर को क्या बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ओम इनवर्स और देखो सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल ऊपर आएगा तो मोल इनवर्स, तो ये जो इकाई है वो लैम्डा एम की इकाई हो गई। तो इकाई क्या हुई आपके ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आपके लैम्डा एम की इकाई हो गई, ठीक है। वापस देख लें, लैम्डा एम बराबर इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपके मोलर चालकता इकाई हो गई। एक और मैं तब आपके काम ली थी, उसका नाम था आपका तुल्यांकी चालकता। सेम वो की वही बात है, तुल्यांकी चालकता, केवल जहां आप लैम्डा एम मतलब मोलर था, लैम्डा को अपन जो आपके लैम्डा एम है वो आपके मोलर चालकता है, तो लैम्डा एन जहां मोलरता है वहां मोलर चालकता है, वहां एम आ गया, कैपिटल एम आ गया या कैपिटल एन आ जाएगा। तो इकाई क्या हो जाएगी इसकी, इकाई क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन जहां मोलरता है वहां आ जाएगी नॉर्मलता, क्या आ जाएगी नॉर्मलता। नॉर्मलता मतलब जैसे मेरे मोलरता क्या होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या, ठीक है। तो 1 लीटर में विद्युत अपघटक का यदि 1 मोल घुला हुआ है तो ऐसे पदार्थ ऐसे इस प्रकार के विलयन की चालकता होगी उसे अपन मोलर चालकता कहते हैं। तो यदि 1 लीटर विलयन में विलय पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो उसे बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता, क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। इसकी इकाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो लैम्डा एन बराबर हो गया आपके कप्पा इनटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। अब इसकी इकाई निकालते हैं तो मतलब परिभाषा दोनों सेम ही है। यदि उस विलयन में विद्युत अपघटक का 1 मोल घुला हुआ है और उस विलयन चालकता जो भी आएगी उसे बोलेंगे अपन मोलर चालकता। यदि उस आपके विलयन में विद्युत अपघटक का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो इसकी इकाई निकालते हैं, तो लैम्डा एन की इकाई क्या होगी, लैम्डा एन की इकाई क्या होगी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, ठीक है। कप्पा इकाई क्या है सेम वही ओम
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 का है नहीं, नॉर्मल तरीका क्या है, तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक पर लीटर, लीटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो लीटर को अपन लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये तुल्यांक, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊपर आएगा तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये लैम्डा एन की इकाई हो गई, ठीक है। तो ये आपके था आपका मोलर चलता, ये आपके तुल्यांक चलता, इसकी इकाई जरूर पूछते हैं सवाल, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है। देखिएगा, तो दो प्रकार के विद्युत अपघट्य अपन बारे में बात कर रहे थे पहले। दुर्बल विद्युत अपघट्य था एक तो था दुर्बल, एक था परबल, एक था परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य। समझिए, ये नियम समझने के लिए कुछ बात वापस रिवाइज करते हैं। विद्युत अपघट्य मैंने आपको बताया था कि जो परबल विद्युत अपघट्य होते हैं वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल में जो आंशिक वियोजित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है। एक कोल, अब देखो सुनो, परबल विद्युत अपघट्य पहले से पूरे आयनित है, ठीक है, दुर्बल बहुत कम आयनित है। अब देखो, जो जो अपन तनुता बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाना मतलब सांद्रता कम करना, जो जो तनुता बढ़ाएंगे तो पदार्थ, जैसे अपन, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में नमक डाला, नमक तो वैसे पूरा घुल जाता है, ठीक है। अब यदि मान लो ऐसा पदार्थ जो अब बहुत कम घुलता है, जैसे मान लो आपने नमक ले लिया, नमक कम घुल रहा है, मान लो जैसे घुल गया, ठीक है, और पानी डालोगे तो और उसका आयन बढ़ेगा, जो जो पानी डालोगे खारापन कम हो जाएगा, लेकिन तनुता बढ़ाओ जो पदार्थ बच गए और घुलेंगे। इसलिए जब चीनी डालते हो फटाफट पदार्थ घुलता है, या कोई नमक आपके नमक डालते फटाफट घुलता है, फिर जो जो पानी डालते हो और घुलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता कम करने पर आपका पदार्थ का आयनन बढ़ता है, वियोजन बढ़ता है। अब देखिए बात समझिए, तो इसका अध्ययन किया, अच्छा उसका आयनन बढ़ने से, वियोजन होने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलराउस, उसने अध्ययन किया और एक नियम दिया। उसने प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने क्या देखा कि जैसे यहाँ पर हमने लिया लैम्डा एम सी और आपके यहाँ पर अंडरूट सी सांद्रता, पदार्थ सांद्रता ली, और परबल दुर्बल दोनों लिए। उन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य थे, ऐसे जो परबल विद्युत अपघट्य थे उनमें बहुत कम अंतर आ रहा था, और ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम आ रहा था, बहुत कम चेंज हो रहा था, किसी में बहुत ऐसे कम चेंज, इसमें यहाँ पर अल्प चेंज हो रहा था, ठीक है, कुछ बहुत ही ये चेंज, इस तरह चेंज आ रहा था, ठीक है। मतलब कहने मतलब है, कह सकते हैं बहुत कम, और कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत इस रूप में चेंज आ रहा था, ठीक है, इस रूप में चेंज आ रहा था, कोई और भी इस रूप में आपका चेंज आ रहा था, ऐसे चेंज आ रहा था, ठीक है। मतलब क्या देखा कि ये सांद्रता है, जो जो इधर सांद्रता, ये सांद्रता बढ़ता हुआ मान है, और ये आपके लैम्डा जो मोलर सांद्रता समान बढ़ता हुआ मान है। अब देखो इनके जो मान है, इधर सांद्रता बढ़ रही है, इधर जो इधर देखना, अपन ऐसे पढ़ो, इसको ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, इधर ऐसा मतलब क्या हुआ, सांद्रता कम करने पर, जैसे सांद्रता कम की तो ये बढ़ा, और कम की और बढ़ा, और कम की सांद्रता कम करना या तनुता बढ़ाना, दोनों एक ही बात है। तो जैसे सांद्रता कम करेंगे या तनुता बढ़ाएंगे तो पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा, पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा तो मोलर चालकता मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो ये जो विद्युत अपघट्य है वो परबल है। एक काम करना है, अलग नहीं लेकर सिंपल, इसमें देखो KCl भी आ जाएगा, KCl है, NaCl बहुत से आ जाएंगे। अपन इस सिंपल एक लाइन के रूप में समझ लेते हैं इसको। देखो जैसे मान लो एक विद्युत अपघट्य लिया अपन ने, ये आपका परबल का एक ले लिया, ठीक है, दोनों में अपन एक ले लेते हैं, चलो ये ले लिया, ठीक है, ये आपके ऐसे, ये परबल विद्युत अपघट्य। देखो यहाँ पर ये मान सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन आपको कम कर लो, हल्का सा इसको चेंज कर लो, इतना सा कर लो, ठीक है। तो ये बहुत कम मान बढ़ा तो है लेकिन बहुत कम बढ़ा है। लेकिन दुर्बल में देखो दोनों सांद्रता एक ही है, यहाँ सांद्रता। अब जो जो तनुता बढ़ाओगे तो इसमें तो बहुत कम बदलाव आ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ रहा है, अधिक बढ़ रहा है। ये आपका है परबल विद्युत अपघट्य, परबल
विद्युत अपघटय, अर्थात परपल विद्युत अपघटय शुरुआत में, क्यों परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वैसे विद्युत अपघटय जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब तनुता बढ़ाव को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग पूरा आयनित पहले ही 98% 99% पहले आयनित हो चुके हैं। अब कितने परसेंट बचे, 1 या 2% बचा है। अब मान लो और अब तनुता बढ़ाव होगी तो 1-2% वो भी घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका दुर्बल विद्युत अपघटय था, दुर्बल विद्युत अपघटय जैसे एसिटिक अम्ल है, NH4OH है, H3BO3 बोरिक अम्ल वगैरह है, ये सब जो दुर्बल विद्युत अपघटय हैं, ठीक है। जैसे मान लिख देता हूं मैं आपके NH4OH है, या एसिटिक अम्ल है CH3OH है, बोरिक अम्ल है H3BO3 है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब दुर्बल विद्युत अपघटय है ना, ये बहुत ही जो अपन तनुता बढ़ाएंगे तो लैम्डा m का मान बढ़ेगा और अनंत मतलब सांद्रता शून्य कर दें, ये अनंत तनुता, एक शब्द है यहाँ पर ध्यान सुनना, एक आपका है अनंत तनुता या शून्य सांद्रता, यहां से सांद्रता कम हो रही है, अपन कम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाए मतलब क्या बोलेंगे, सांद्रता शून्य हो गई, मतलब इतना पानी अनंत तनुता, तो बहुत तनु कर दिया, या शून्य सांद्रता के दो, इस सांद्रता पर तो ये भी पूरा ये विद्युत हो जाएगा, पहुंचते यहाँ पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो यह ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघटय होते हैं वो पूरे अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता के दो इसको, या शून्य सांद्रता पर अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघटय भी परबल विद्युत अपघटय समान, परबल विद्युत अपघटय के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात इनका आयनन में कितना हो जाएगा, 100% आयनन हो जाएगा, ठीक है। दोनों किस सांद्रता पर, अनंत तनुता पर, दुर्बल वाला भी यहाँ पहुंच गया, परबल वाला भी यहाँ पहुंच गया। अच्छा, सांद्रता में अधिक वृद्धि किसकी हुई, इसकी अधिक वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई लेकिन कम हुई है, इसलिए ध्यान समझिए बात को, परबल विद्युत अपघटय अनंत तनु या परबल विद्युत अपघटय तनुता बढ़ाने पर लैम्डा m का मान बहुत कम बढ़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए मान अधिक बढ़ता है, क्योंकि परबल वाले पहले से ही आयनित होते हैं और तनुता बढ़ाने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मोलर बहुत ही कम वृद्धि होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय में अधिक वृद्धि होती है। और दुर्बल विद्युत अपघटय में तनुता बढ़ाया और अनंत तनुता पर गए तो अनंत तनुता पर पूरा आयनन हो जाता है और वो जो विद्युत अपघटय होगा वो परबल विद्युत अपघटय समान व्यवहार करने लग जाएगा। यह मैं कह दूं लैम्डा m इन्फिनिटी। तो कोलराउस ने बताया, आपके प्रायोगिक मान में बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो लैम्डा mc होता है वो आपके दी गई सांद्रता पर मोलर सांद्रता होता है, वो अनंत तनुता पर, अधिकतम मान अनंत तनुता पर है, लैम्डा इन्फिनिटी माइनस b√c के इक्वल होता है। ये प्रायोगिक जो प्रयोग से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कुछ मान कम होता है, ठीक है। ये b स्थिरांक है, c सांद्रता है, लैम्डा m इन्फिनिटी क्या है लिख देता हूं मैं, दो सब लैम्डा mc बराबर क्या है, c सांद्रता पर मोलर चालकता और लैम्डा m इन्फिनिटी क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, b एक स्थिरांक है और c एक सांद्रता है, c क्या है, सांद्रता, ठीक है, ये सांद्रता है, समझ गए। अब देखो ये b स्थिरांक है। अब एक साइंटिस्ट थे आगे थे जिनका नाम था ओनसेगर, क्या नाम था, ओनसेगर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें इस दी गई कोलरास पर दी गई समीकरण कोई गणितीय आधार नहीं था, इसलिए ओनसेगर ने इसमें कुछ सुधार किया और सुधार करके इसको मॉडिफाई किया, किस रूप में चेंज किया, देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, लैम्डा mc बराबर लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस b की दिशा विधि है, इन्होंने 82.48 अपॉन dt की पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा हो गया, यहाँ पर नीटा हो गया, ये आपके लैम्डा इन्फिनिटी रूट
रूट सी। ये आपके इस समीकरण को चेंज कर दिया, रूट सी अपनी जगह पर है, बी के स्थान पे रख दिया 82.48 अपॉन dt पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 into 10 अपॉन dt पावर 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी। ये चेंज किया किसने, 1 सेकंड इसमें सुधार किया और ये समीकरण दे दी। ठीक है, अब देखो इस कोलराउस के नियम से अपन बहुत इसका अनुप्रयोग है अपन, अब कितना उसमें, अब देखो सांद्रता बढ़ाने पर कितना चेंज और कितना इसका अपन वियोजन हुआ उसका अपन निकाल सकते हैं, कितना वियोजन हुआ, तो अधिकतम कितना है, इतना, कितना वियोजन हुआ किस सांद्रता पर, इतना वियोजन होगा जितना हुआ, तो अल्फा बराबर निकाल सकते हैं लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। ये अनंत पूरा है, पूरे में से इतना जितना हुआ वो उतना वियोजन होगा। ठीक है, ये मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोलराउस नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग उसमें पहला आता है, इस कोलराउस नियम से अपन सबसे पहले तो कोई भी विद्युत अपघटन चाहे परबल है या दुर्बल है उसकी अनंत अनुता पर अपन, जो परबल तो पूरा अनंत होता ही है, दुर्बल नहीं होता है, तो दुर्बल नहीं होता तो अपन दुर्बल का भी निकाल सकते हैं इस कोलराउस नियम से। कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं, देखिए देखो पहले बात तो समझ गए कि कोलराउस नियम है क्या। कोलराउस नियम क्या है, कोलराउस ने एक आपके बताया कि जो परबल विद्युत अपघटन होते हैं वो तो पूरे आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं वो पूरे आयनित नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो उनकी अपन ने अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कोलराउस के नियम से अपन ने सुझाव दिया, उन्होंने क्या बताया, नियम दिया था, उसे बोलते हैं कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम, अभिगमन का नियम। इस नियम में क्या कहता है, देखो चाहे विद्युत अपघटन आपका परबल हो चाहे दुर्बल हो, उसके लिए अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। देखो मतलब क्या हुआ, देखो ये धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये न्यू माइनस और न्यू प्लस, ये धनायन की संख्या ये ऋणायन की संख्या। क्या नियम दिया कि कोई विद्युत अपघटन हो चाहे परबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों प्रकार विद्युत अपघटन कोई भी हो, उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ये कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम है और इसकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मैं एग्जांपल से अपनी बात रखूंगा, अभी देखना कैसे। देखो जहां लिख देता हूं मैं, जहां न्यू प्लस क्या है आपके, न्यू प्लस धनायन, जहां न्यू प्लस व न्यू माइनस क्रम से धनायन व ऋणायन की संख्या है, धनायन व ऋणायन की संख्या है, ऋणायन की संख्या है, ठीक है, और लैम्डा प्लस इन्फिनिटी क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है किसकी, धनायन की, पर धनायन की मोलर चालकता है, और लैम्डा माइनस इन्फिनिटी क्या है, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता है। ठीक है, ये आपके हो गया, समझ गए बात को, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हेल्प से अपन किस तरह अपन कैसे निकाले, मैं एग्जांपल लेता हूं तो ध्यान सुनो, इसको अपन किस तरह डिफाइन करते हैं। मान लो NaCl है जो कि परवल विद्युत अपघटन है, इसका निकालना है तो अनंत अनुता पर लैम्डा इन्फिनिटी NaCl निकालनी है। अच्छा NaCl कैसे टूटता है देख लो पहले, NaCl कैसे टूटता है, NaCl टूटेगा Na+ में Cl- में, ठीक है, तो ये धनायन हो गया ये ऋणायन हो गया, तो इसकी संख्या कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, तो न्यू प्लस का मान 1, न्यू माइनस का मान भी 1, तो प्लस का मान 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो भले, और नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया, तो लैम्डा Na+ इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl-, मतलब धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है उस विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लो जैसे NaCl कह दिया और कोई भी हो, ठीक है, उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया HCl का है, जैसे HCl का है, निकालना कैसे, लैम्डा इन्फिनिटी H+ Cl-,
H भी एक है, Cl प्लस एक है, H प्लस और Cl, ये लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये निकाल लिया अपन, ठीक है। मान लो एसिड हमको निकालना है तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3 C डबल O Na, इसका निकालना, आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे लैम्डा, अच्छा इसका कैसे टूटेगा, ये सोडियम एसीटेट CH3 C डबल O Na कैसे टूटेगा, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, तो कैसे टूटेगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3 C डबल O माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, ठीक है, ये दो हो गया, ठीक है। अब जैसे इन सब में एक एक आ रहा है, हमको दो या तीन एग्जांपल बताओ, तो मैं बता रहा हूं, सुनो, जैसे मान लो मैं कहूं BaCl2 का निकालना है, तो क्या होगा, देखो Ba2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। अब देखो लैम्डा इन्फिनिटी BaCl2 बराबर क्या होगा, न्यू प्लस में धनायन की संख्या कितनी है, एक ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इन्फिनिटी प्लस मतलब यहाँ Ba2 प्लस ऋणायन की संख्या कितनी है, दो है तो दो लिखो, दो लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये इसी लिखते ऐसा लिख दिया। तो आप समझ गए वो किस तरह निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक सवाल है, मान लो यही है, ये कौन सा है, परबल है, ये परबल है, ये आपका दुर्बल और प्रबल से आर से बना हुआ विद्युत अपघट्य है, हमें निकालना है दुर्बल का, निकालना मुश्किल है लेकिन कोलराउस के नियम से निकाल सकते हैं, कोलराउस का नियम है, निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, देखो ये समीकरण मान लो, अच्छा उसका कैसा होगा, इसका एसिड इवन में निकालना मान लो अपने को, तो कैसे निकालेंगे, CH3 C डबल OH, इसका निकालना, ये कैसे टूटेगा, CH3 C डबल O माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। तो इसको अपन इस रूप में कैसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 C डबल OH बराबर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख दिया, हमें इसका निकालना है, तो हमारे पास ये और ये बचना चाहिए, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए, ये दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, हमें निकालना इसका है। तो देखो ये बचाना है, एक तो ये बचाना है और एक ये बचाना है, बाकी सब कट जाने चाहिए। तो क्या करें, मान लो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, क्या इन दोनों को जोड़ लें, इसको घटा लें, घटाने से क्या होगा, इन दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, समीकरण 2 प्लस 3, समीकरण 2 प्लस 3 माइनस 1 से क्या होगा, 2 और 3 से करें तो क्या होगा बताओ, देखो 2 3 से लैम्डा इन्फिनिटी HCl प्लस, ये भी जोड़ना है 3 वाला, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO Na माइनस कौन सा करना है, ये करना है, लैम्डा इन्फिनिटी NaCl इज इक्वल टू क्या, ये मान रखो कौन सा, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस आयन प्लस लैम्डा, ये दोनों लिख दें, फिर लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, फिर माइनस कौन सा भी आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और Cl माइनस, है ना, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, फिर माइनस ले रहे हैं तो अंदर माइनस हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब देखो ये Cl माइनस है प्लस वाला, ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये Na प्लस वाला है, Na प्लस वाला माइनस वाला भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, लैम्डा इन्फिनिटी ये बच गया, तो बराबर क्या आ गया, इन दोनों जगह लिख सकता हूं मैं, इन दोनों जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो मेरे को निकालना था दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल है ना ये HCH3 C डबल OH, ये निकालना था, तो ये पूरा आ गया, तो ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है और ये मान दे रखा है, तो इनकी हेल्प से इसको मैं कोलराउस नियम से ऐसे लिख दिया, और इनके मान दे रखे थे, और इन दोनों की हेल्प से लास्ट में ये बच गया अपने, ये और ये बच गया, और ये दोनों किसका था, दुर्बल का था, तो मतलब ये आ गया, ठीक है। तो अपन परबल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान दे रखे हो, तो अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन से नियम से, कोलराउस के नियम से। आप देख लीजिए, बराबर से देख लीजिए, ये पूरा कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम होता है, ठीक है। कोलराउस का जो दूसरा अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग देख लिया अपन ने, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान हम कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कोलराउस का नियम का सेकंड अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है इसका, दूसरा अनुप्रयोग क्या है।
देखो हम दुर्बल विद्युत अपघटे, दुर्बल विद्युत अपघटे, विद्युत अपघटे अपघटे के वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं कैसे? देखो हम दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए क्यों दी गई सांद्रता दे देगा, ये मान मतलब कम सांद्रता, मतलब पता है कि है ना, जैसे ये दुर्बल के लिए ये है, ठीक है, लैम्डा mc और लैम्डा ये आपके मान लो अनंत पर ये आपसे अनंत पर ये आ रही, ठीक है, मान लेते हैं अनंत पर ये स्थिति आ रही, ठीक है ना, ये आ रही अनंत पर ये आ रही है, ये रूट सी, ठीक है। अब देखो यहां से मतलब क्या हुआ कि दुर्बल के लिए जैसे मान लो यहाँ दे रखा, ये तो अपन निकाल देख सकते इतना होता है, लेकिन अनंत अनुताप कैसे निकला? अनंत अनुताप कहां से निकला आपने? कोलब्रुक नियम से निकाला अपन ने, जैसे अभी एसिटिक अम्ल के लिए निकाला था अपन ने कि अनंत अनुताप पर एसिटिक अम्ल के लिए जो मोलर घनता निकाली थी अपन ने, परबल की दे रखी है वो दुर्बल का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए हमें अनंत अनुताप मिल गया, वहां से कहां से मिल गया? कोलब्रुक नियम से मिल गया। अब दी गई सांद्रता पर ये रूट सी कुछ सी सांद्रता पर दे देगा अपने, ये मान इतना ये दे रखा होगा, तो हम एल्फा का मान कितना हुआ है? लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, अनंत अनुता पर और दी गई सांद्रता पर दोनों मान हो जाए तो अपन कितना वियोजन हुआ है? जैसे 100% में से 50% इतना मान, तो कितना 50% वियोजन हुआ, ठीक है। तो वियोजन मात्रा अपन इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे? जैसे लैम्डा आपके m इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे? न्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी, अनंत पर निकालेंगे, वहां से ये मान यहाँ रखेंगे, ये दे रखा होगा तो अपन ये निकालेंगे, अल्फा वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है वो वियोजन इस तरह गणना करना है, वियोजन दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए, दुर्बल विद्युत अपघटे के लिए वियोजन इस तरह की गणना करना, वियोजन स्थिरांक की गणना करना है, कैसे करें? ठीक है, देखिएगा वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझिए। तो देखिए जैसे मान लो मैं कहूं कि ए बी है, वो आपके टूटा है ए प्लस और बी माइनस में टूटा है, ठीक है। मान लीजिए इसकी सांद्रता प्रारंभ में जब t बराबर 0 पर सांद्रता है वो आपके है 1 है, तो ये बनेगा नहीं कुछ, शुरुआत में इसके मान लो t बराबर 0 पर जो सांद्रता है पदार्थ की मात्रा कितना 1 मोल है, मान लेते हैं इसकी ये टूटा है a प्लस और b माइनस इतना वियोजित हुआ है, तो मान लो वियोजित मात्रा अल्फा है और अल्फा है, तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा, कितना बच गया? शुरुआत में 1 मोल था, t बराबर 0 पर मोल कितना है इसका 1 मोल था, ये 0 कुछ बना नहीं, मान लो अल्फा मोल बने, अल्फा मोल तो इससे अल्फा कम हो जाएगा, तो जितना उत्पाद बना उतना कम हो जाएगा, ये तो 1 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है। अब सांद्रता को दोनों देखना है, तो ऐसे केस में जब सबका v का भाग लगाएं तो 1/v क्या है? सांद्रता, तो c अल्फा सांद्रता क्या हो जाएगा इसका पदों में, सांद्रता के पदों में क्या हो जाएगा? पदों में c 1 माइनस अल्फा, यहाँ c अल्फा, यहाँ भी c अल्फा। हमें वियोजन स्थिरांक क्या निकालना है, कैसे निकालते हैं पता लो हमारे को, a की सांद्रता इंटू b माइनस की सांद्रता, ये आपके साम्यावस्था चैप्टर से 11 में पढ़ा आपने, अपॉन ab की सांद्रता, इसका मान a प्लस सांद्रता कितनी है c अल्फा, और इसकी सांद्रता कितनी है b की c अल्फा अपॉन c 1 माइनस अल्फा, c से c कैंसिल हो गया, देन आपके k बराबर क्या हो गया? k बराबर हो गया आपका c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये हो गया आपका k हो गया वियोजन स्थिरांक। यदि बहुत ही कम वियोजन हुआ है, बहुत ही कम, यदि बहुत ही वियोजन की मात्रा बहुत कम हो, ये वियोजन की मात्रा है, c सांद्रता है, जहां c क्या है, जहां c सांद्रता है अल्फा वियोजन की मात्रा है, और आपके ठीक है के है ये वियोजन स्थिरांक है ये। यदि वियोजन बहुत कम हुआ है, मतलब तनु विलीन है, बहुत दुर्बल विद्युत अपघट है, बहुत दुर्बल विद्युत अपघट है, और इसका वियोजन बहुत कम हुआ है, मान लो मतलब जब वियोजन की मात्रा बहुत कम हो, अत्यल्प हो, जब वियोजन क्या लिख दो, जब वियोजन अत्यल्प हो तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा क्या बोल सकते हैं? लगभग 1 बोल सकते हैं।
तो k बराबर हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर। ऐसे केस में अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k अपॉन c, और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में k अपॉन c हो जाएगा आपके अंडर रूट में k अपॉन c, है ना। ये आपके k में और इसमें संबंध हो गया अल्फा में। जब बहुत ही आपके l बराबर अंडर रूट में k अपॉन c, ठीक है। ये आपका पूरा विद्युत अपघटन हो गया, ठीक है। अब एक बात में देखिए, सबसे पहले आपके बात करते हैं, सबसे पहले चालकता के बारे में। जब फोकस फॉर्मूला बारे बात करते हैं तो C बराबर था आपका, पहले ओम के नियम से V बराबर क्या हो गया IR, क्या हो गया IR, जहां V विभवांतर है जिसको वोल्ट में मापते हैं, I धारा उसको एम्पियर में, R प्रतिरोध उसको ओम में मापते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात है चालकता होती है वो प्रतिरोध बराबर R, ठीक है। तीसरा है मैंने बताया था चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपात होता है। तो R बराबर रो L अपॉन A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। इससे अपन ने फॉर्मूला ये भी निकाला था, रो बराबर क्या हुआ R इंटू A बाई L, ठीक है, ओके। चौथी बात करी थी कप्पा, कप्पा बराबर होता है कप्पा 1 अपॉन रो और विच इज इक्वल टू आपके L अपॉन R इंटू A, ठीक है। पांचवी बात करी थी अपन ने सेल कांस्टेंट के बारे में बात की है, वो क्या है आपका L अपॉन A। इनकी इकाई पता है ये आपको, इसकी इकाई क्या होगी, C की चालकता क्या होगी 1 अपॉन R की ओम, तो ये हो गया ओम इनवर्स, या कह दो मो, या बोल दो साइमन, इसको अपन S से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या होगी ओम, ए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर, तो क्या होगा ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर या मीटर कह दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा कह दो तो ओम इनवर्स इंटू ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स कह दो या मीटर इनवर्स कह दो, कुछ भी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स को बोलते हैं मो भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, या इसको बोल दो साइमन है आपके सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स कह दो। सेल कांस्टेंट क्या होगी इसकी आपके सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या होगी, ठीक है। अब छठा बात करते हैं इसमें संबंध क्या है, तो मैंने कहा था कप्पा बराबर होता है C इंटू सेल कांस्टेंट, क्या बराबर C इंटू सेल कांस्टेंट, ये आपके संबंध होता है, निकाला बताया था मैंने कैसे होता है, ठीक है। सातवां मैंने बताया था लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। और आठवीं बात करी थी लैम्डा n बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, यहाँ पर मोलरता है या नॉर्मलता है, मतलब जो चालकता है ना वही ये चालकता है, लेकिन यदि एक विद्युत उपघटक का 1 मोल खुला हुआ है तो उसे बोलेंगे मोलर चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है उसे बोलेंगे नॉर्मल चालकता, ठीक है। ये हो गया 8। नवा है जो अपने कोलराउस के नियम से का प्रायोगिक सत्यापन का जो रूप था उसमें बताया था लैम्डा mc बराबर क्या होता है, लैम्डा m आपके इंफिनिटी माइनस का b रूट c, मतलब C सांद्रता है, B स्थिरांक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता और C सांद्रता पर मोलर चालकता है, ठीक है। फिर अपने कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में देखा था लैम्डा m नंबर 9 हो गए। अब 10 में मैंने कहा था लैम्डा m इंफिनिटी बराबर क्या होगा न्यू प्लस लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब 11वीं बात, ये आपका स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम है जिसमें मैंने बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दुर्बल कैसे, दुर्बल प्रबल कोई उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। अब इसके अनुप्रयोग में अपन ने मैंने बताया था ऐसे डिग्री में निकाल बताया था, एक सवाल भी बनता है इसमें, सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात मैंने कही थी L बराबर होता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। फिर 12वां बनता है आपका K बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके 12 फॉर्मूले जो इससे संबंधित है, ये पूरे फॉर्मूला आगे एक ओन सेलर समीकरण है जिसको ऊपर मैंने बता दिया था, इसका लैम्डा m इंफिनिटी माइनस का 82.48 अपॉन dt पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 into 10 अपॉन dt पावर 1/2 एंड लैम्डा इंफिनिटी रूट c, ये पूरा समीकरण है और ये कोलराउस का नियम है। एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण बात जो मैंने जिक्र करी थी वापस बता रहा हूं मैं, अनंत अनुता पर मैंने वक्र से डिफाइन किया था, पता हो तो आपको, ये आपका परबल के लिए, ये दुर्बल के लिए पहुंचता ये पहुंचता ये यहाँ पहुंच गया दोनों साथ हो गए यहाँ पर। तो अनंत अनुता पर
अनंत तनुता पर जो प्रबल विद्युत अपघटन है और दुर्बल है दोनों एक समान व्यवहार करते हैं, अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटन भी प्रबल विद्युत अपघटन के समान व्यवहार करते हैं। दुर्बल का आयनन बहुत कम होता है लेकिन तनुता बढ़ने पर उनके आयनन की मात्रा बढ़ती है, तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी लेकिन अनंत तनुता पर पूरा पूरा आयनन हो जाएगा। और पूरा पूरा आयनन किसका होता है? प्रबल का होता है। तो प्रबल दुर्बल एक समान व्यवहार करेंगे, कहां पर? अनंत तनुता पर। इसलिए मैं कह रहा हूं अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है वो आपके चालकता पर आपके चालकता होती है दोनों समान होती है, अर्थात आपके दुर्बल और प्रबल दोनों प्रकार विद्युत अपघटन एक समान कार्य करते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इससे पहले अपन फैराडे के जो नियम पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, उसके भी देख लीजिए। मैंने सिंपल बताया था, एक 13 देख लो, m इज प्रोपोर्शनल टू q, m बराबर है zq, कहीं w लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पदार्थ की मात्रा है और ये q आपके आवेश की मात्रा है, z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और आपके 14 जो विद्युत आपके अपघटन का दूसरा नियम था, फैराडे का दूसरा नियम था, उसमें मैंने बताया था जैसे मान लो पदार्थ का a का भार है, a का भार अपॉन b का भार बराबर a का तुल्यांकी भार, a का तुल्यांकी भार अपॉन b का तुल्यांकी भार, ये दूसरा नियम था। अर्थात विभिन्न विद्युत अपघटनीय विलयन जो परस्पर संयोजन में जुड़े हुए हैं उनमें समान आवेश की मात्रा प्रभावित करें तो इनके इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। और ये नियम कहता कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में अपन कैथोड पर जमा होने, कैथोड एनोड कोई भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें विलयन में प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है। जितना आवेश अधिक जाएगा उतना पदार्थ अधिक जमा होगा, निक्षेपित होगा। ये अपन पूरे फॉर्मूला देख लिए। ये विद्युत अपघटनीय जो आपका विद्युत अपघटन आपका विद्युत अपघटनीय सेल है उसका एक पोर्शन में ये बिंदु आए थे, इन सबको अपन डिटेल से कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।